आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि पहले के क्लास में हमने पढ़ लिया प्लैनेट के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा प्लैनेट मैंने लिखवाया है, और प्लैनेट की पोजीशन क्या होती है उसको भी मैंने बहुत तरीके से बताया है। आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में और जानकारी लेते हैं, ग्रहों के बारे में, कि ज्योतिष में ग्रहों का जो उनको हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, हमारे समाज में मनुष्यों में भी ये है कि हमारी जो है किसी से फ्रेंडशिप है और किसी के साथ हम न्यूट्रल हैं, और हर एक आदमी का कोई ना कोई विरोधी होता है, कंपटीटर मान लो या विरोधी मान लो। तो इसको जो है हम लोग कह सकते हैं अपने लेवल पे कि भाई ये हमारे फ्रेंड हैं और ये हमारे एनिमी हैं, मतलब थोड़ा विरोधी हैं हमारे। और समाज में ज़्यादातर लोग जो है ना उनके साथ हम नेचुरल रहते हैं, मतलब ना हमारे फ्रेंडशिप है उनसे, ना कोई मित्रता है, ना कोई दुश्मनी है, बस नेचुरल है। तो अगर हम जैसे मैंने बताया कि राज दरबार में इन प्लैनेट को हम लोगों ने बिठाया ना, कल फिट किया कि जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मार्स सेनापति है, मरकरी जो है राजकुमार है, जुपिटर राजगुरु है, वीनस राजकुमारी है, सैटर्न दास है, और राहु केतु दरबार के दूर बाहर खड़े हुए षड्यंत्रकारी मान लो आप इनको, कि ये किसी तरह से दरबार पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा पकड़ के रखते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो अभी इन लोगों की आपस में जब दरबार लगा हुआ है तो आपस में इन लोगों की किसी से ज़्यादा बनती होगी, किसी से कम बनती होगी। जैसे होता है ना कि एक सभा कोई अगर लगे तो उसमें हम लोग भी जाएंगे तो हम लोग किसी से ज़्यादा बात करेंगे, किसी से कम बात करेंगे। तो ऐसे ही ग्रहों के बारे में भी हम देखते हैं। अभी आप ज़्यादा जो है ज्योतिषीय उसमें शास्त्र में मत जाइएगा कि नहीं जी इनकी फ्रेंडशिप इनसे होती है, इनकी इनसे होती है, इनका ऐसे नहीं। अभी जो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, शुरुआत में बहुत आराम से समझिए आप, बाद में धीरे धीरे फिर और गहराई तक जाएंगे कि क्या है कैसे। तो अभी मानते हैं कि राजा जो है, सूर्य जो है, उसकी किसके साथ दोस्ती है उस दरबार में, और किसके साथ दुश्मनी है। तो भैया वो राजा है, तो राजा का तो रानी के साथ दोस्ती होगी, क्योंकि रानी तो उसकी वाइफ है, मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो चंद्रमा के साथ उसका मून के साथ फ्रेंडशिप मान लो। सेनापति जो है उसके ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेनापति है, तो एक प्रकार से राजा का राइट हैंड है। तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो मार्स के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है, मतलब सूर्य की जो है मार्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। और जो राजगुरु है, राजगुरु का पोस्ट तो राजा ही देता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप जाकर के राजगुरु बन के बैठ जाए। तो गुरु जो हैं बृहस्पति, जुपिटर, उनके अंदर कुछ क्वालिटी देखी होगी, तभी सूर्य ने उनको जो है राजगुरु की पदवी दी है। तो 3 तो उनके फ्रेंड हो गए, मतलब बड़े कंफर्टेबल लेवल पे सूर्य के साथ इन ग्रहों की जो है बनती है। किस किस की बनती है? एक तो मून की बनती है, दूसरा मार्स की बनती है, और तीसरा जुपिटर की बनती है। आप ऐसा समझ के रखिएगा, ठीक है। रानी की बनती है, सेनापति की बनती है, और राजगुरु की बनती है। तो ये तो उनके दोस्त हो गए। अब जो थोड़ा सा मन में एक होता है ना षड्यंत्र वाला, कि भाई इनके साथ थोड़ा अलर्ट रहना है, मैं होशियार रहना है। कई बार होता है ना समाज में कि ये विरोधी हैं और ये हैं। तो अब राजा का विरोधी कौन होगा? क्योंकि राजगुरु की पदवी नहीं मिली है शुक्र को, भाई मिलना चाहिए वीनस को, वहाँ राजगुरु की पदवी मिलनी चाहिए। मैंने कल बताया ना कि वीनस के 2 रूप हैं, एक तो साधु वाला
और एक राजकुमारी वाला। तो साधु वाले रूप में उनको राजगुरु की पदवी मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिली तो वो विरोधी हो गए। तो एक तो जो है वीनस उनके एनेमी है, विरोधी है, उनके शत्रुता रखते हैं सूर्य से। दूसरा सैटर्न, क्योंकि दास है वो वहाँ पे। अब कोई भी फोर्थ क्लास आदमी होगा वो राजा से तो ईर्ष्या रखेगा ना कि हमें तो अच्छी पद जो है पोस्ट दे नहीं रहे हो, हमें तो अच्छा पद नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से सैटर्न जो है शनिदेव वो भी सूर्य के जो है विरोधी हो गए। और राहु देव जो है बहुत कट्टर विरोधी है, क्योंकि वो तो पूरा दरबार ही कब्जा करना चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं मैं राजा बनूं। तो वो इनके प्रबल विरोधी हो गए। तो 3 ग्रह इनके जो है विरोधी हो गए। कौन? वीनस, सैटर्न और राहु। राहुदेव इनके विरोधी हो गए। 3 को दुश्मनी है इनके साथ, ऐसा आप सोच के रखिए। अब नेचुरल मतलब कि ना दुश्मन ना मित्र, ऐसे ही न्यूट्रल। तो एक तो मरकरी है, राजकुमार है, उनसे कोई लेना देना नहीं है सूर्य से, क्योंकि वो तो एक प्रकार से बच्चा है उनकी नज़र में, तो उसके साथ वो न्यूट्रल है। और दूसरा केतु देव के साथ भी सूर्य न्यूट्रल होते हैं। अब क्यों न्यूट्रल होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको, जब लेक्चर में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, लेकिन राहु के साथ लोगों की बड़ी दुश्मनी चल रही है, जबकि केतु के साथ ऐसा नहीं है। तो इस कहानी को मैं आगे पेश करूंगा कि केतु के साथ ऐसा सब कोई नॉर्मल व्यवहार क्यों रखता है, जबकि एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, फिर भी केतु के साथ लोग बड़ा नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, सुनने में मजा भी आएगा आपको। अच्छा, तो सूर्य का आपको समझ में आ गया। जो है चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 3 मित्र हैं। शुक्र, शनि और राहुदेव ये दुश्मन हैं, और मरकरी केतु न्यूट्रल है। ऐसे ही रानी का पकड़ लेते हैं आप, मून का पकड़ लेते हैं, तो सूर्य जो है वो दोस्त है। अब चूंकि मरकरी को भी चंद्रमा जो है फ्रेंड मानता है, फ्रेंड इसलिए मानता है कि बेटा की पदवी है, मतलब उनके लड़के हैं ये, तो माँ का बेटे के प्रति तो प्यार तो होगा ही। तो सूर्य और मरकरी ये दोनों से उनकी मित्रता मान लीजिए आप। एनेमी कोई नहीं है। चंद्रमा के जो है वो एक प्रकार से रानी है, और वो दुश्मनी किसी के साथ नहीं रखती, क्योंकि सारे दरबार के लोग जितने भी हैं सबसे मोहब्बत रखती है, तो उनकी एनेमी कोई नहीं है, आप ऐसा पकड़ के चलो। अब जो है नेचुरल किसके साथ है वो, तो बाकी जितने प्लैनेट हैं सबके साथ वो नेचुरल है, न्यूट्रल है। मार्स हो गए, जुपिटर हो गए, वीनस हो गए, सैटर्न हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, सबके साथ वो न्यूट्रल है। तो चंद्रमा को केवल ऐसे पकड़ना है कि कोई दुश्मन नहीं है, और जो उनके मित्र हैं वो मतलब जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं वो सूर्य है और मरकरी है, पति और पुत्र, ऐसा याद करके चलो। बाकी सबके साथ वो न्यूट्रल है। वो तो आजकल भी समाज में ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छे घराने में जाओगे तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो जो है या तो मित्रता रखेंगी या फिर न्यूट्रल रहेंगी। उनको मामले से मतलब नहीं है कि हमारा आपका क्या फंसा हुआ है दांव पेच। घर की महिलाएं उसमें नहीं पड़ती हैं। अगर आप किसी के घर पे जाओगे चाय पानी पूछेंगी और मस्त रहेंगी अपना, या तो दोस्ती है या फिर नहीं है, दुश्मनी का तो सवाल नहीं होता। अभी आते हैं मंगल के ऊपर, मार्स के ऊपर। तो जो है मंगल जो है सेनापति है, तो सेनापति का काम क्या है? राजा के साथ संबंध अच्छा रहेगा, नहीं सूर्य के साथ संबंध अच्छा है, रानी के साथ संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, तो मून के साथ संबंध अच्छा है, चंद्रमा के साथ, और राजगुरु से सलाह मशविरा होता रहता है क्योंकि वो राजगुरु हैं। तो जुपिटर हो गए। तो 3 ग्रह उनके जो है मैत्री हैं। मरकरी के साथ वो जो है थोड़ा सा दुश्मनी रखते हैं। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि मरकरी के साथ दुश्मनी क्यों है? भैया सेनापति की भी चाहत होती है कि किसी दिन मैं राजा बनूं, तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि मरकरी राजकुमार है, आगे चल के ये राजा बन जाएगा, हम तो सेनापति से ही रिटायर हो जाएंगे, इसलिए वो मरकरी से विरोध रखते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, सेनापति जो है उसकी भी चाहत होती है कि किसी दिन मैं गद्दी को संभालूं। चूंकि मरकरी जवान हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मरकरी आगे चल के राजा बन जाएंगे, तो इसलिए मंगल जो है मरकरी के साथ मन मन में दुश्मनी रखते हैं। और न्यूट्रल किसके साथ है? शुक्र के साथ न्यूट्रल है, शनि के साथ न्यूट्रल है, राहु के साथ न्यूट्रल है, केतु के साथ न्यूट्रल है। अब वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे मैं राजा बनूंगा तो ये लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य के विरोधी है, इसलिए वो न्यूट्रल है। समझ गए? ऐसे ही मरकरी का देखें तो मरकरी का जो है अपने पिता के साथ बहुत बनती है, सूर्य के साथ बहुत बनती है। और चूंकि थोड़ा इंजॉय वाले प्लेनेट है ये, इनको राजगुरु की जो प्रवचन है ना, जो उनके जो सिद्धांत है वो इनको पसंद नहीं है। क्योंकि राजगुरु का मतलब हो तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन इस उम्र में मरकरी जिस अवस्था में है, इस उम्र में अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा प्रवचन नहीं चाहिए। तो इनको शुक्र का अच्छा लगता है कि तपस्या भी करो और थोड़ा मज़ा भी ले लिया जाए। तो सूर्य और शुक्र ये दोनों इनके मित्र माने जाते हैं। चंद्रमा और केतु इन दोनों को ये दुश्मन मानते हैं। अब मरकरी चंद्रमा को क्यों दुश्मन मानते हैं? क्योंकि माँ है,
माँ है, इसी कहानी में आगे बताऊंगा कि इनको ये दुश्मनी क्यों मानते हैं। फिलहाल आप ऐसा सोच के चलो कि 18-20 साल का अगर कोई लड़का है तो माँ तो कंट्रोल करेगी उसको, क्योंकि बेटा बिगड़ ना जाए, बेटा बहुत जो है शरारत करने लगा है, तो माँ ही उसको डांटती डपटती है। तो बेटा अक्सर इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ से थोड़ा गुस्सा करते हैं कि जब देखो तब टोकती रहती हैं, हमेशा रोकती रहती है, कुछ भी करने को नहीं मिलता है, हमारे ऊपर ऐसे नज़र रखती हैं। तो वही अवस्था मरकरी की समझ लो। तो वो चंद्रमा से मन मन में दुश्मनी रखते हैं, केतु से भी दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि केतु से जो है पिताजी जो हैं न्यूट्रल है उनके साथ, जबकि इनको लगता है कि नहीं, इनके साथ थोड़ा कड़ाई से पेश आना चाहिए। तो चंद्रमा और केतु से वो दुश्मनी रखते हैं। अब जो सेनापति है, राजगुरु हैं, मतलब मार्स हो गए, जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, राहु हो गए, ये इनको पसंद है। इनके साथ ये मतलब ना तो दुश्मनी है ना दोस्ती है, इनके साथ ये न्यूट्रल है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। गुरु को अगर देखें तो गुरु सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ दोस्ती रखता है, क्योंकि भाई राजा के साथ, रानी के साथ और सेनापति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। और जो है मरकरी की आदत देख करके, बुध देव की आदत देख करके गुरुदेव भी कहीं कहीं मन में थोड़ा सा विरोध रखते हैं, क्योंकि ये हैं ही दूसरे टाइप के। सूचना इनको सब कुछ चाहिए और इन्जॉय चाहिए, तो मरकरी से भी उनकी दुश्मनी थोड़ी सी मन मन में चलती है। शुक्रदेव जो हैं वो कंपटीटर हैं, तो उनके साथ दुश्मनी है। और राहुदेव को भी वो जो है थोड़ा सा आप ऐसे मान के चलिए कि राहुदेव को आप न्यूट्रल में रखिए, केवल मरकरी और वीनस को कंपटीटर में रखिए बस। और जो न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल में राहु को रख लो, सैटर्न को रख लो और केतु को रख लो, 3 ग्रहों को जो है न्यूट्रल रख लो। गुरु जो है किसी का बुरा नहीं करते, केवल अलर्ट हैं वो, मरकरी के साथ, वीनस के साथ थोड़ा सा अलर्ट है, तो आप इनको विरोधी में ही अभी गिनती कीजिएगा। शुक्र का देखें तो शुक्र का मरकरी के साथ बहुत अच्छी है दोस्ती है, क्योंकि आगे चल के राजा बनेंगे तो हो सकता है राजगुरु की पदवी मिल जाए। सैटर्न के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे चल के फिर जब कभी मौका आएगा तो सैटर्न जो है शनिदेव उनका साथ देंगे। राहुदेव के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि उनको लगता है षड्यंत्र करके दरबार में अगर कुछ तख्ता पलट कर सकते हैं तो राहुदेव भी कर सकते हैं, इसलिए शुक्रदेव जो है राहुदेव को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि वो दैत्यों के गुरु भी हैं, तो वो आगे आपको बताएंगे, इस वजह से राहुदेव को बहुत पसंद करते हैं। तो मरकरी के साथ, शनि के साथ और राहु के साथ शुक्रदेव की बड़ी अच्छी बनती है। जो इनके दुश्मन है ना, मन मन में वो सूर्य से ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि राजा हैं वो और इनको पदवी नहीं मिली है राजगुरु की, तो ये राजा और रानी दोनों से बहुत ईर्ष्या रखते हैं, मतलब सूर्य से भी और चंद्रमा से भी। मार्स और जुपिटर और केतु के साथ ये न्यूट्रल है। इनको लगता है कि जब दरबार का तख्ता पलट होगा तो सेनापति तो हमारा ही हो जाएगा, और जुपिटर गुरु हैं, ये तो चले जाएंगे अपने कहीं आश्रम में निवास करेंगे, मैं राजगुरु बन जाऊंगा। और केतु देव के साथ भी वो न्यूट्रल है, उनको लगता है कि ये धार्मिक प्लेनेट है, इनको तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा। तो आपको समझ में आ गया। आगे चले शनि देव का, तो शनि देव के जो मित्र हैं ना वो मरकरी हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो राजकुमार हैं, इनसे तो कोई षड्यंत्र से लेना देना नहीं है, तो बुध को भी अपना फ्रेंड मानते हैं, शुक्र को फ्रेंड मानते हैं और राहुदेव को अपना फ्रेंड मानते हैं। सूर्य को, चंद्रमा को, मार्स को जो है वो एक प्रकार से एनिमी मानते हैं। और जो है अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी ग्रह बचे, जैसे जुपिटर वगैरह हो गए, इनके साथ वो न्यूट्रल है। राहुदेव जो हैं वो जो है फ्रेंड प्लेनेट अगर कहा जाए तो एक तो शुक्रदेव हो गए, एक शनिदेव को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना विरोधी मानते हैं, मरकरी, जुपिटर और केतु के साथ वो न्यूट्रल है। ऐसे ही अगर केतुदेव को देखा जाए तो वो भी सूर्य और मार्स को अपना जो है मित्र मानते हैं, शुक्र और शनि को अपना जो है एनिमी मानते हैं, बाकी मरकरी, जुपिटर, मून और राहु इनके साथ वो न्यूट्रल है। तो आपको केवल अभी इतना समझना है, बाकी आगे चल के और आपको फ्रेंडशिप बताऊंगा कि इन लोगों का आगे चल के कि इन लोगों की और फ्रेंडशिप कैसी है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि इनकी जो मित्रता और शत्रुता, अच्छा ये आप एक समझिए कि ये मित्रता और शत्रुता क्यों बताई जा रही है आपको, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। कि मान लीजिए, वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि सबके अलग अलग घर मिले हुए हैं, अगर किसी के घर में कोई प्लेनेट जाके बैठता है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, इसलिए आपको ये दिमाग में बिठा लेना है और ज़्यादा याद वाद नहीं करना, ज़्यादा रटना नहीं है। आपको वही दरबार की सिचुएशन में लगाओगे तो आपको एक बार में सारी कहानी पता चल जाएगी कि ये मित्रता और शत्रुता बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा कि ज्योतिष सीखने की चीज़ नहीं है, ज्योतिष जो है समझने की चीज़ है, तो आप इसको समझिए, अच्छी तरह से समझिए, और फिर आप सिचुएशन जो है आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, बस यही करना है। ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। आगे चल के आपको प्लैनेट की दृष्टि के बारे में, यानी प्लैनेट देखते कैसे हैं, उसके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब आगे आप चलोगे प्रोडक्शन करने में तो दृष्टि का भी बहुत बड़ा रोल आएगा, उसमें अहम रोल आएगा। और दृष्टि का मतलब यह है ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी हाउस में, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, कुंडली के भाव बताया हुआ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे घर बताए हुए हैं ना। तो अब उस घर में जब प्लैनेट बैठेंगे, जब उसमें उनकी स्थिति आएगी, तो एक तो वो प्लैनेट जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ देखेंगे, और एक उनकी दृष्टि भी होती है कि कहाँ पे वो सीधा देखेंगे या तिरछा देखेंगे। देखिए ये एक ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए हम और आप कहीं बैठे हुए हैं, तो एक तो अपना प्रभाव वहाँ पे है जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहाँ भी हम अगल बगल में देख रहे हैं ना, कुछ एक्टिव है ना। और दूसरा, हम जहाँ देखते हैं, जहाँ भी हमारी नज़र जाती है वहाँ भी हमारा प्रभाव होता है। तो ये दो जगह जो है, जब हम बैठेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ भी देखेंगे, और एक हमारी दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ भी देखेंगे। तो ग्रहों की दृष्टि के बारे में थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। देखिए सूर्य जो है ना, उसकी केवल एक दृष्टि मानी गई है, सेवंथ वाली, सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि का मतलब ये मान के चलिए आप कि अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो एक तो फर्स्ट हाउस में देखेगा, वहाँ का रिजल्ट देगा, और दूसरा वो सामने, बिल्कुल अपने जस्ट सामने सेवंथ हाउस में भी देखेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि है। तो जब हम हाउस गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में भी सूर्य देखेगा। तो सूर्य की केवल एक दृष्टि है, सेवंथ वाली। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि है, सेवंथ वाली। मरकरी की भी एक ही दृष्टि है, सेवंथ वाली। वीनस की एक ही दृष्टि है, सेवंथ वाली। और जो है जुपिटर की जो है 5 7 और 9 है। नहीं, वीनस की भी एक ही है, सेवंथ वाली। मंगल की जो है ना, उनकी 3 दृष्टि मानी गई है, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो एक तो सेवंथ में देखते ही है सामने, दूसरा लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी देखते हैं, फोर्थ दृष्टि भी है, 8th दृष्टि भी है। अभी क्या है कि अगर मंगल को हम फर्स्ट में बिठाएंगे, कि मंगल अगर पहले हाउस में बैठा हुआ है, तो चौथे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को भी देखेगा, इस तरह से देखेगा। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ही गुरु की जो है 5 7 9 है, 5वां, 7वां और 9वां 3 दृष्टि मिली हुई है। सैटर्न की जो है उनकी भी 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और राहु देव की जो है ना, और केतु देव की, इनकी भी जो है गुरु के बराबर दृष्टि है, 5 7 9। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जो कुछ आपने सीखा वो ठीक है, अभी आगे से आपको बताना चाहूंगा कि गुरु के पास जो कुछ है वो सब राहु और केतु इनके पास भी है, क्योंकि आगे चल के आपको इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। ये राहु देव और केतु देव, ये दोनों ही ग्रह जो है जुपिटर के शिष्य हैं, और शिष्य जो होता है वो कभी भी गुरु के आदेश को, गुरु के आर्डर को जो है मना नहीं करता, और गुरु भी खासकर शिष्य को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अभी आज से आप अपने दिमाग में ये बिठा के रख लो कि जो कुछ भी जुपिटर के पास है वो चीज़ राहु और केतु ये दोनों के पास भी है। गुरु के पास 5 7 9 की दृष्टि है, तो राहु और केतु के पास भी 5 7 की 9 की दृष्टि है, क्योंकि गुरु इनको सिखाएंगे ना, इनको सब कुछ सिखा रहे हैं ना, तो सब कुछ देंगे। जो एक शिष्य जो उनके पास है वो शिष्य को देंगे। तो अब आपके दिमाग में ये धीरे धीरे आना शुरू हो जाना चाहिए कि राहु और केतु जुपिटर के शिष्य हैं, और जो कुछ जुपिटर के पास है वो सब राहु के पास है। अब राहु और केतु दोनों के पास ही है। अगर आप आगे चल के देखोगे ना कि जुपिटर का क्षेत्र क्या है, धन हो गया, परिवार हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब धीरे धीरे आगे खुलता जाएगा, आपके सामने सब बताता जाऊंगा। तो अगर गुरु इसके कारक हैं, मतलब गुरु कारक हैं, धन के कारक हैं, फैमिली के कारक हैं, पढ़ाई लिखाई के कारक हैं, शेयर मार्केट में भी इनका जो है थोड़ा सा वो होता है, इन्वॉल्व रहते हैं, खासकर बैंकिंग इनके क्षेत्र में आता है, यूनिवर्सिटी इनके क्षेत्र में आती है, पढ़ाई लिखाई जितने भी स्कूल कोचिंग है ये सब इनके क्षेत्र में आता है, फाइनेंस वाला सब कुछ इनके, बैंक वगैरह सब इनके क्षेत्र में आता है। तो अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि राहु और केतु भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा लेना कि राहु केतु को कंट्रोल केवल जुपिटर कर सकते हैं बस। अगर राहु केतु की रिमेडी करनी है, आगे चल के उपाय करना है, तो केवल जुपिटर को, गुरु को मजबूत करना है। इनको और कोई ग्रह परास्त नहीं कर सकता, इतना आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 2 बातें, एक तो राहु केतु गुरु के शिष्य हैं, और जो कुछ भी गुरु के पास है वो राहु केतु के पास भी है। और दूसरा चीज यह है कि इनको कोई भी ग्रह पस्त नहीं कर सकते, ये केवल जुपिटर
के आदेश को मानेंगे, गुरु के आदेश को मानेंगे, बाकी और किसी के आदेश को नहीं मानते। तो ये चीज़ हो गई कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। ठीक है, इतना फिलहाल बहुत है कि जब भी कहीं सम्मान वगैरह आपको देखने को मिले, मतलब कुंडली में उस व्यक्ति को, उस जातक को कितना सम्मान मिल रहा है, अगर इसके बारे में कभी भी आप देखोगे तो सूर्य से देखोगे। लोगों की विल पावर कितनी है उसको आपको कभी देखना पड़े तो वो सूर्य से देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को जो है आत्मकारक भी माना गया है। मतलब अगर विल पावर देखनी है, व्यक्ति को सम्मान कितना मिल रहा है, तो इसके लिए सूर्य की पोजीशन को देखना पड़ेगा। अगर सूर्य अच्छा है तो ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को सम्मान बहुत मिलता है लाइफ में और उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से आप देखोगे चंद्रमा को, चंद्रमा जो है मन का कारक माना गया है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आदमी का मन भी व्यथित रहेगा, यानी कभी किसी का मन कैसा रहता है, अगर उसके बारे में आपको गहराई से देखना है तो चंद्रमा को देखना होगा। इसी तरह से आप मंगल को देखोगे तो मंगल के बारे में एक चीज़ बहुत वैसी है, बहुत मतलब किताबों में बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। आप ठीक से समझिएगा इसको। जो करने का कारक है ना, वो मंगल को माना गया है। करने का कारक मतलब जैसे आपको कोई काम बता दिया गया कि आप ये काम कर लीजिए, अब आप काम को कैसे करोगे, कितनी मेहनत से करोगे, कितनी शिद्दत से करोगे, अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो मंगल देखना पड़ेगा। यानी कोई भी कार्य, कुछ भी करने का जो कारक है ना, वो मंगल को माना जाएगा। आप समझ रहे हो ना? आपको बोला कि ये काम कर डालो, तो आप किस तरह से जो काम कर रहे हो ना, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आपके काम करने का तरीका है, वो जो है उसका जो कारक है वो मंगल को माना गया है। मरकरी जो है वो एक प्रकार से एंजॉयमेंट, आप पकड़ के चलना, उसको आगे चल के और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये पकड़ के चलो कि इंजॉयमेंट को अगर कभी देखना है तो बुध से देखना। अगर किसी की फैमिली, परिवार के बारे में क्वेश्चन हो, या धन के बारे में, या एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन है, बैंकिंग के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आपको गुरु को देखना है। शुक्र को केवल आप ये मान के चलिए कि अब आप समझिए कि शुक्र को कारक माना गया है जो है फर्टिलिटी का, सेक्स का जो है कारक माना गया है शुक्र को, और भोग विलास का भी कारक माना गया है, लग्जरी का भी कारक माना गया है। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में लगा के रखना। शनि देव को दंड का कारक माना गया है, संघर्ष का। जैसे मान लीजिए कभी दंड मिलना है तो शनि देव को देखा जाएगा। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ रहा है तो भी शनि देव का कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कभी एज की कोई बात आए तो भी शनिदेव को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। राहु देव को केवल षड्यंत्र के लिए, और आकस्मिक कोई चीज़ हो, मतलब जैसे चट मंगनी पट्टी ब्याह वाला कोई काम हो ना, तो राहु देव को देखा जाएगा। और केतु को जुनून के लिए देखा जाएगा। ये चीज़ें हो सकता है कि आपको किताब में लिखी हुई ना मिले, लेकिन इसको आप समझिए एक बार। किताब में लिखा हुआ और जो हम बता रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में नहीं लिखी जाती, आपको समझना पड़ता है, इशारा दे दिया जाता है बस। और मैं यहाँ आपको फेस टू फेस बता रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। कभी भी जुनून के बारे में अगर देखा जाएगा ना, कि आदमी कितना बड़ा जुनूनी है, कितना बड़ा सनकी है। कई बार आपने सुना होगा ना लोगों के मुँह से कि अरे भैया ये तो बहुत बड़े सनकी हैं। तो जब भी सनकी टाइप का आदमी आपको मिले, समझ लो कि केतु बहुत प्रबल है। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि ज्योतिषी वही, अच्छा ज्योतिषी वही बनता है जिसका राहु केतु और शनि इन्वॉल्व होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिषी बनने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है, सनक की ज़रूरत होती है कि ठीक है अब हम लोगों का भविष्य ही देखेंगे कि लोग आगे चल के क्या करेंगे, हम यही प्रोडक्शन करनी है। तो जुनून के बारे में जब भी आपको कुछ देखना हो तो केतुदेव को देखना है। षड्यंत्र के बारे में देखना हो तो राहुदेव को देखना है। तो ये चीज़ें आप अपनी दिमाग में बिठा लेना। आप चाहो तो रफ पे लिख सकते हो, तो ये चीज़ आप देख लेना कि ग्रहों के बारे में आपको इतना, और इसी समय थोड़ा सा माइंड में बसा लेना है, याद कर लेना है। आत्म बल देखना है, विल पावर देखना है, सम्मान देखना है सूर्य से, मन अगर कभी देखना है चंद्रमा से, इंजॉयमेंट देखना है मरकरी से, काम करने की जो क्षमता है उसका कारक अगर देखना है तो मंगल से, बाकी गुरु से, शुक्र से, और से सब बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये देखिए, फिर ये आप एक बार इसको अच्छी तरह से एक और देखिए। आप यहाँ पे आपको समझने के लिए ये ठीक रहेगा। जैसे कभी कोर्ट कचहरी में देखना है ना, देखो थोड़ा सा डिफरेंस बना करके रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि समझने में अगर आप जरा सी भी चूक कर दिए तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप कभी कुछ बनवाओगे ना, हम बोलें कि आप क्या बनवाओगे, तो आप होटल बनवाओगे, दुकान बनवाओगे, मकान बनवाओगे, ज़्यादा करोगे तो धर्मशाला बनाओगे, लेकिन अब कोर्ट या कचहरी तो नहीं बनवाओगे ना आप। ये काम जो है सरकार का है। तो कोर्ट का जितना भी कोर्ट या कचहरी होती है ना,
उसका जो है एक प्रकार से वो सूर्यदेव को माना जाता है, वो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी होती है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना। पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, ऐसी एरिया सूर्य की मानी जाती है। मंदिर जो हो गया, ये भी सूर्य का स्थान माना जाता है। जो मैं कह रहा हूँ आप इसको समझ रहे हो ना कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब जैसे कोर्ट कचहरी है ना, वहाँ जो कोर्ट कचहरी जो न्यायालय बना हुआ है वो सूर्य के अंदर में आएगा, और ये राजा का ही काम होता है कचहरी निर्माण करवाना, कचहरी बनवाना। कोई प्राइवेट आदमी जो भी हम आप या कोई भी है, ये सब कुछ बनवा देंगे, मॉल बनवा देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा देंगे, लेकिन कचहरी का निर्माण थोड़े करवाएंगे। आपके पास बहुत पैसा है तो आपका कोर्ट बनवाओगे? नहीं बनवाओगे, वो सरकार बनवाती है। तो कोर्ट कचहरी का निर्माण जितना भी है ये सब सूर्यदेव के अंदर आता है। अब कचहरी में जो जस्टिस बैठते हैं ना, जो जुडिशरी होती है, वो शनिदेव होते हैं, शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने वकील हैं वो राहुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये जो पुलिस वगैरह है, वो मंगलदेव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जो कई बार ऐसा होता है ना, लोग किताब पढ़ते हैं लोग और फिर बोलते हैं कि जी ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ है। फिर वही बात आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे सामने बैठ के किताब की बात मत करना। किताब में कुछ लिखा हुआ है, उसको आपने विस्तार से नहीं पढ़ा है, आपने शॉर्टकट वाली किताबें पढ़ी है। देखिए, ज़मीन जायदाद की जितनी भी जो कारक माना जाएगा ना, वो चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं उसमें रिलेट किया जाएगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद खरीदने में बहुत दिक्कत होती है, मनमाफिक ज़मीन नहीं मिलती। तो आप ये मान के चलिए कि अब फिर यहाँ आ गया कि मंगल माना जाएगा। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि मंगल को लैंड का कारक माना जाता है, वो एक अलग चीज़ है। आदमी के पास ज़मीन जायदाद जब भी घर मकान खरीदना होगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी देखा जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप इसको मन में बिठा के रखना। ज़मीन जायदाद जितनी भी अचल संपत्ति है आपकी, मकान वगैरह हो गए, इसको चंद्रमा से भी देखा जाएगा। चंद्रमा इसमें बली होना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन वगैरह देखनी है, पढ़ाई वगैरह देखनी है, आपका माइंड देखना है कि आप कितने तेज हो, कितने शार्प हो, तो मरकरी को इन्वॉल्व किया जाएगा वहाँ पे। और आप कितने सौम्य हो, कितने दयालु हो, इस प्रकार से अगर देखा जाएगा, कितनी स्कूल वगैरह देखा जाएगा, एजुकेशन देखा जाएगा, तो आपको बताया हुआ गुरु से देखा जाएगा। अब दूसरा ये है ना कि आप मित्रता के प्रति कितने, मतलब अपोजिट में, जैसे आप महिला हो तो पुरुष के प्रति आप कितनी कंफर्टेबल हो, या फिर पुरुष है तो महिला के पास कितने, महिला के साथ जो है कितने कंफर्टेबल हो, उसको जो है शुक्र से देखा जाएगा। मित्रता जो देखी जाएगी वो शुक्र को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। मंगल से भी मित्रता देखी जाएगी, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में ये बिठा के रखना। तो ये चीज़ आपको हमेशा जो है मन में याद करके रखना है कि कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो बाद में दिमाग से निकल जाती है, तो उसको आप अभी शुरुआत में ही अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बाकी आगे तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको बताता जाऊंगा सब कुछ, है कि नहीं है।